बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की बायोलॉजी। ओके, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपकी बायोलॉजी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है या सिस्टम्स होता है? तो वो हमारा सेल होता है। तो देखिए, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सब की जो है सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यानी कि बनावट, जो हमारी बनावट है उसकी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी काम करने वाली जो यूनिट होती है वो होती है सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। जैसे एक मकान ईंट से बनता है, ईंट समझते हो ना, ब्रिक, वैसे ही पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। ठीक है। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपके सिमिलैरिटी वाले सेल्स के ग्रुप को मिलाकर टिश्यू बनता है, यानी कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो आपका टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन क्या होता है? अलग अलग टिश्यूज़ मिलाकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई। अब यही टिश्यूज़ जो है मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन्स के ग्रुप मिलकर बॉडी सिस्टम बनाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टमक, पैनक्रियाज, ये सब। चलो अब सेल थ्योरी और हायरार्की ऑफ लाइफ समझेंगे। तो हायरार्की लेवल देखिए, सबसे छोटा यूनिट है सेल। सेल के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू, फिर टिश्यूज़ के ग्रुप हो गए ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? फर्स्ट नॉन लिविंग सेल, पहला नॉन लिविंग सेल जो था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, कॉर्क के अंदर। कॉर्क समझते हो ना, ऐसा वो ये अपने पेड़ में से निकलते हैं कॉर्क, पेड़ की तन्नी के, डिस्कवर की थी फर्स्ट लिविंग सेल। ये एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी। तो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल आपकी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, और फर्स्ट लिविंग सेल आपकी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी। सेल की थ्योरी देखें तो स्क्लेडियन और शेवान ने दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडियन एंड शेवान ने। रुडोल्फ वर्चो ने ऐड किया था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। सभी न्यू सेल्स पहले से एग्जिस्ट करने वाली ओल्ड सेल से ही बनती हैं। ये वाली लाइन रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। देखो, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो आपकी रॉबर्ट हुक का है और एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक का है। ठीक है, बाकी ये दोनों अगर याद रहें तो रख लेना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज़ नोन एज। तो सेल की स्टडी से जो ब्रांच डील करती है बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स की स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, या फिर सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, है ना। बाकी ऑप्शंस देखें तो हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी देखकर हिस्ट्री मत समझ लेना, टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है ये तो आपको पता है, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने को साइकोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या हो गया? हमारी फिजिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन और वर्किंग प्रोसेस की स्टडी। चलो अब थोड़ा और एग्ज़ाम फेवरेट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल स्टडीज समझ लेते हैं। साइटोलॉजी तो पता चल गया, स्टडी ऑफ सेल्स। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है ना, कहते हैं माइका जम गया सा, फंगी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। पहले तो याद हो गया, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी,
फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, ब्लड की क्या है हेमेटोलॉजी, बोन्स की ऑस्टियोलॉजी। सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सेल्यूलोज किस में होता है, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल के अंदर। तो देखो प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए और कुछ बैक्टीरिया, ह्यूमन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ह्यूमंस या एनिमल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया के आउटर बाउंड्री में सेल वॉल होती है। ठीक है, जो मुख्य इन सब में होती है सेल वॉल, जिसके ऊपर मुख्य रूप से क्या होती है, सेल्यूलोज, जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो आपकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ये क्या करती है, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखें तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों में होती है। बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स की आउटर बॉडी चिटिन की बनी होती है। ठीक है, चिटिन काइटिन बेसिस को कहते हैं, काइटिन। हाँ जी, तो अब देखते हैं, अब हम समझते हैं सेल वॉल के डिफरेंस अक्रॉस द ऑर्गेनिजम्स। तो सेल वॉल प्रेजेंट किस में होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में, फंगी में, एल्गी में और बैक्टीरिया में होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल देखें तो प्लांट्स और ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर आप मुरेन भी कह सकते हो, इसकी बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो इनमें से सबसे छोटा रहने वाला, जिंदा रहने वाला सेल कौन सा है, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर इसमें भी सबसे छोटा हो गया माइकोप्लाज्मा। सो पूरे वर्ल्ड में आप देख लें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी लिविंग सेल्स है। आप देख लो 0.1 to 0.3 माइक्रोन्स की होती है। इसके बाद सेल वॉल नहीं होती। अब इतनी छोटी है तो उसमें सेल वॉल कैसे ही बनेगी, है ना। और ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकती है। बाकी अगर वायरस देखें तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का लिंक है, इसे ट्रू सेल नहीं माना जाता। तो वायरस को हम ट्रू सेल नहीं मानते, ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की लिंक होती है। ठीक है, यीस्ट देखें, यीस्ट आपका यूनिसेलुलर फंगस है जो माइकोप्लाज्मा से काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए ये भी आपका छोटा वाला सेल तो नहीं है ना। अब हम सेल साइज़ और उनके कुछ एक्सट्रीम फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है वर्ल्ड में, माइकोप्लाज्मा है ना। लार्जेस्ट सिंगल सेल इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ा सेल है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, देखो लार्जेस्ट यानी कि बड़ा, बिग, लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा, तो लंबी सेल है हमारी नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है मेल स्पर्म सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, ये दोनों स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर है। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट देखें तो फीमेल ओवम या फिर एग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन वर्ल्ड माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट लिविंग सेल सिंगल सेल इन वर्ल्ड ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी मेल स्पर्म सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी फीमेल ओवम। नेम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरियल सेल इज, तो बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़ीरो होते हैं। देखो सो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब एब्सेंट होते हैं। इसलिए बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। तब समझ गए ना कि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है
जिसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्गी बॉडी भी नहीं होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम प्रिमिटिव्स या फिर इनकम्प्लीट सेल्स भी कहते हैं, जैसे कि आपके हो गए छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, इनमें आप ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ना तो न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियड प्रेजेंट होता है ना, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आपके एडवांस्ड और कंप्लीट सेल होते हैं। ये आपके जैसे प्लांट सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स, फंगी, प्रोटोजोआ, इनमें होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें आपका एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के साथ, सारे ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब होते हैं और 80 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड बिलेयर की। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना, तो ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की 2 लेयर्स। ओके, जो वो थी अपनी सेल वॉल, वो किससे बनती है, सेल वॉल बनती है आपकी सेल्यूलोज से। इसके नीचे होती है फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो बनती है फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, और उसमें धसे हुए प्रोटीन से बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उससे। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही सेल के अंदर बाहर आने देती है। कॉमन लैंग्वेज में इसे लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पूछे तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। तो सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था, 1972 में दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका फंक्शन क्या था कि सेल को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑस्मोसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन द्वारा क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसे एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर करता है। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर करता है। बाकी गोल्गी बॉडी का क्या काम है, ये सेल का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और लाइसोसोम को सेल की सुसाइडल बैग कहते हैं। चलो अब कुछ ऑर्गेनेलीज और उनके निकनेम्स देखते हैं, या फिर पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी रिचर्ड आल्टमैन ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी च आ रहा है, रिचर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया में भी च आ रहा है, फिर आल्टमैन में म है ना, ट, ऐसा, मतलब और कोई तरीका है नहीं। तो रिचर्ड ने करा माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड। ठीक है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो थी ये कार्ल बेंडा ने दी थी, इसने इसको बायोब्लास्ट कहा था, बट डिस्कवरी तो इसी ने की थी, रिचर्ड आल्टमैन ने। तो क्या था, इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। ठीक है, बस इतना ही। चलो, इन अ सेल एनर्जी करेंसी इज एटीपी, जो कि कौन स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ और स्टोर होती है।
इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको एनर्जी आपको जो प्रोवाइड होगी वो एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड होगी। तो एटीपी हमारी करेंसी है एनर्जी की। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडीपी आ जाए तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और जीडीपी आ जाए तो ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब देखो एटीपी जनरेशन कैसे होती है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एब्रोबिक रेस्पिरेशन के टाइम जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर टोटल 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, तभी ग्लूकोज हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी हमें देगा? 36 to 38। कर्ब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है जिससे मेजर एटीपी प्रोडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल? ये अभी पढ़ा है। डाइजेस्टिव बैग कह लो, सुसाइडल बैग कह लो, ये हमारा लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं या फिर सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के वेस्ट मटेरियल, डैमेज सेल पार्ट्स या आउटर बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के वेस्ट मटेरियल और डैमेज सेल्स को या आउटर बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके ख़त्म करते हैं। अब एक एक्सेप्शन है कि जब सेल डैमेज्ड हो जाती है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन डी डुवे ने। तो लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। तो डी फॉर सुसाइडल में आपका डी आ रहा है तो ये डी डुवे ऐसे है ना, कुछ याद कर लेना। क्रिश्चियन डी डुवे लाइसोसोम 1949 में की थी। इसके अंदर एक एसिडिक पीएच पर काम करने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये गोल्गी अपैरेटस से बनकर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो सेल का स्केलेटन यानी साइटोस्केलेटन। तो जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्रेम और शेप मेंटेन करने वाले प्रोटीनेशियस फाइबर के नेटवर्क को साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल को सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करता है। बाकी ऑप्शन देखो तो सेंट्रोसोम क्या होता है? एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन के टाइम्स जो स्पिंडल फाइबर बनता है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। अब हम साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट देखते हैं। तो साइटोस्केलेटन के 3 मुख्य माइक्रोस्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, चलो अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। Which cell organelle is known as the suicidal bag? Lysosome. Cell wall of fungi is made up of chitin. Which cell organelle has its own DNA and ribosome other than nucleus? Mitochondria. Which is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Which organelle is known as protein factory? Ribosome. Name the smallest cell living on earth. Mycoplasma. Fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by Singer and Nicholson. Which organelle is present in plant cell but present in animal cell? Centrosome, centrole. Which organelle acts as the traffic police or packaging center? Golgi apparatus. अब करते हैं क्विक रिवीजन। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। Study of cells, cytology. Plant cell wall is made up of cellulose. Smallest living cell, mycoplasma. Number of mitochondria, 0. Plasma membrane structure, phospholipid bilayer.
पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी, डाइजेस्टिव बैग और सोसाइटल बैग लाइसोसोम, इंटरनल स्केलेटन फ्रेमवर्क साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए है आपका G1, S, G2 एंड M। ठीक है, तो चलो अब हम इधर सीधा आंसर से देखेंगे। G1 फेज़ क्या होता है, यानी कि गैप 1। ये सेल का पहला ग्रोथ फेज़ होता है जिसमें सेल साइज में बढ़ती है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो G1 फेज़ क्या होता है, ये आपका गैप 1 होता है। ये सेल का पहला ग्रोथ फेज़ होता है जिसमें सेल साइज में बढ़ती है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। एस फेज़ क्या होता है, सिंथेसाइजेस फेज़ होता है। इस फेज़ में DNA रेप्लिकेशन होता है, यानी सेल अपने DNA की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। G2 फेज़ होता है आपका गैप 2। ये सेकेंड ग्रोथ फेज़ है जहाँ पर सेल प्रोटीन सिंथेसाइज करती है और माइटोसिस यानी कि डिवीजन के सारे प्रिपरेशन कंप्लीट करती है। फिर उसके बाद M फेज़ होता है माइटोसिस, यानी ये एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज़ है जिसमें कॉपीड DNA और साइटोप्लाज्म दो नई डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन को आराम से पढ़ते हैं। तो सेल साइकिल में दो मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरफेज, यानी कि रेस्टिंग या फिर प्रिपरेशन स्टेज फेज़। इसमें आपका आता है G1, S और G2। एस फेज़ में आपका सबसे क्रिटिकल है क्योंकि इसमें DNA का डुप्लीकेशन होता है पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। दूसरा पार्ट आता है आपका सेल साइकिल का दूसरा स्टेज होता है M फेज़, जिसमें माइटोसिस और सेल डिवीजन होता है, कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलस। तो बैसिलस उन बैक्टीरिया को बोलते हैं जिनका शेप रॉड जैसा सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है आपका। स्पाइरलम किसको कहते हैं, स्पाइरल या वेव लाइक शेप वाले बैक्टीरिया को। कोकस राउंड या स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया को, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। कोमा या वाइब्रो कोमा शेप वाले बैक्टीरिया को कहते हैं। वाइब्रियो कॉलेरा को जो कॉलेरा फैलाते हैं। तो देखो कॉकीकॉकस स्फेरिकल शेप वालों को, बैसिलिया बैसिलस रॉड शेप्ड वालों को, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड वालों को, स्पाइरलिया या स्पाइरलम स्पाइरल शेप वालों को। जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, लोकोमोशन के लिए फ्लैगेला होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इम्पॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ। तो फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ कौन सा है इसमें से, अमीबा है, एंटा अमीबा है, प्लाज्मोन नहीं, ट्राइपैनोसोमा है। तो ट्राइपैनोसोमा एक फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ है, यानी इसके पास मूवमेंट के लिए चाबुक जैसा फ्लैगेला होता है, जैसे चाबुक होता है ना वैसा एक फ्लैगेला होता है। ये टेस्टी फ्लाई के काटने से फैलता है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी करता है। ठीक है, अमीबा और एंटोअमीबा तो एमेबॉइड प्रोटोजोआ हैं जो लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया यूज़ करते हैं। और प्लाज्मोडियम स्पोरजोआ है, इसके पास लोकोमोशन ऑर्गेनेली ही नहीं होता, ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ट्राइपोनाजोमा है, ये एक फ्लैगलेटिक प्रोटोजोआ है, इसके पास फ्लैगेला होता है। तो प्रोटोजोआ प्रोटोजोन फाइलम एक के सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बेस देखो, इसके मूवमेंट के बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स। एक होते हैं फ्लैगेलेट्स, ये फ्लैगेला से चलते हैं, जैसे कि ट्राइपैनोजोमा, लेशमानिया। फिर ओके एमोबॉइड्स, ये सूडोपोडिया से चलते हैं, जैसे कि अमीबा, एंटा अमीबा। ठीक है, फिर होते हैं सिलिएट्स, ये सीलिया से चलते हैं, यानी कि छोटे छोटे बालों से, जैसे कि पैरामीशियम।
फिर होते स्पोरोजोआ, ये नॉन मोटाइल इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइन द स्पोंगोक्यूल एंड कैनाल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ द फाइलम पोरीफेरा? तो स्पॉन्जोकोयल एंड कैनाल इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो वो है आपके सोलर सेल्स। तो देखो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। फाइलम पोरीफेरा, इसको हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं क्योंकि पोरी यानी पोर्स की बॉडी कैविटी को कॉलर सेल्स लाइन करती है। उनके पास फ्लैगेला होता है जो वाटर करंट को मेंटेन करता है, फूड कैप्चर करने और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा की बॉडी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? कॉलर सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, वाइट सेल्स, इम्यून सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स, गैमेट्स। फाइलम पोरीफेरा, तो पोर बियरिंग एनिमल्स को यानी कि पोर्स को ऑस्टिया और मेन एग्जिट ओपनिंग को ऑस्कलम कहते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम इनका सबसे यूनिक फीचर है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, साइकोन, स्पॉन्जिला, इसोफोंगिया, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। क्या होता है? पोर बियरिंग एनिमल्स पोर की एग्जिट मेन ओपनिंग को और एग्जिट पोर्स को ऑस्टिया और मेन एग्जिट ओपनिंग को ऑस्कलम कहते हैं। तो पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया, और एग्जिट ओपनिंग को ऑस्कलम कहते हैं। ठीक है, among which of the following organism possesses nematocyst? नेमाटोसिस्ट किस में होता है? तो नेमाटोसिस्ट होता है आपके हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा फाइलम कोइलेंटेराटा का मेंबर है। इसके टेंटिकल्स पर स्टिंगिंग सेल्स होती है जिनमें नेमाटोसिस्ट और स्नाइडोसिस्ट ये डिफेंस और प्रे को पैरालिसिस करने के लिए पॉइजनस फ्लूइड इंजेक्ट करती है। लिवर फ्लूक फाइलम फ्लैटवॉर्म्स में होता है, स्पॉन्ज फाइलम पोरीफेरा एंड अर्थवॉर्म फाइलम एनेलिडा। देखो ये आपके वो जो नहीं होते फाइलम वाले होते हैं, कैटेगरीज होती है, तो ये वैसे ही टफ टॉपिक है बायोलॉजी का, तो इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। चलो कुछ देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ साइनोडोब्लास्ट एंड नेमेटोसिस्ट होता है किसमें? फाइलम कोइलेंटेराटा या स्नाइडेरिया। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, टू बॉडी फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, इन हाइड्रा ingestion of undigested food and excretion of nitrogenous waste occur through, तो हाइड्रा में ये सब आपका मुंह से ही होता है। तो हाइड्रा में सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि होती है माउथ। फूड लेने और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए दोनों के लिए यही माउथ यूज़ होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिफ्यूजन से आउटर बॉडी वॉल से बाहर निकलता है, पर अनडाइजेस्टेड फूड प्योरली माउथ से एक्सक्रीट होता है। चलो अब हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, जैसे कि कोइलेंटेरेट्स जैसे हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिनाइट्स जैसे कि फ्लैटवॉर्म्स। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? दो सेपरेट ओपनिंग होती हैं, एक माउथ इंजेशन के लिए और एनस ईजेशन के लिए। ठीक है ना, एस्केलेमेंट्स राउंड वॉर्म से लेकर कोडेट्स और ह्यूमंस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके बस ये वाला एक बार ख़त्म हो गया ना आपका। कैटेगरी जो होती हैं ये क्या कहते हैं इसको, एनिमल्स की आपके कैटेगरीज होती है, वो वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। फाइजेलिया बिलोंग्स टू एनिमल ग्रुप ऑफ कोइलेंटेराटा। अभी हम यही पढ़ रहे हैं कोइलेंटेराटा ही। तो फाइजेलिया फाइलम भी कोइलेंटेराटा से ही बिलोंग करता है। इसे कॉमनली पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं। इसका स्टिंग बहुत पेनफुल और टॉक्सिक होता है। तो किसको? फाइजेलिया भी कोइलेंटेराटा को ही बिलोंग करता है। बाकी देखिए आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट्स, क्रैब, स्पाइडर आते हैं।
पोरीफेरा में तो स्पॉन्जेस आते हैं, एनेलिडा में अर्थवॉर्म और लीचेस आते हैं, ठीक है। एनेलिडा में अर्थवॉर्म और लीचेस, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, कार्ब्स और स्पाइडर्स। चलो थोड़ा सा कॉमन कॉलेंटरेट्स के नाम देख लेते हैं। फाइजेलिया, ये सब कॉलेंटरेट्स हैं, ठीक है। फाइजेलिया अभी पढ़ा, इसको पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, ठीक है। अडाम्सिया सी एनिमोन, अडाम्सिया सी। पेनाटुला सी पेन, पेन। गोर्जोनिया सी फैन। मेंड्रिना ब्रेन कोरल। ओरेलिया जेलीफिश, जेलीफिश को क्या कहते हैं? ओरेलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइजेलिया। मेंड्राइना ब्रेन कोरल। एडम्सिया सी एनिमोन। पेनाटुला सी पेन। गोर्जोनिया सी फैन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल? तो स्केलेटन हमारी जेलीफिश के पास नहीं होता। तो जेलीफिश, जिसको हम ओरेलिया भी कहते हैं, कॉलेंट्रेट ग्रुप का एक एनिमल है जिसमें 0% स्केलेटन है, यानी कोई कैल्शियम, कार्टिलेज या बोन स्ट्रक्चर नहीं होता। इसकी बॉडी 95% पानी और सॉफ्ट ग्लिटेनियस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। स्टारफिश आपका कैलेरियस एंडोस्केलेटन है। स्पॉन्ज आपका स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन होता है। सिल्वर फिश में आपका विंगलेस इंसेक्ट है जिसका काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग फिश नेम समझते हैं हम बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए, जो अपना बायोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें बहुत से एनिमल्स के नाम में फ़िश लगता है, लेकिन वो ट्रू फिशेस नहीं होते, वो पाइसेस नहीं होते, ट्रू फिश एंड पाइसेस नहीं होते। जैसे कि जेली फिश है, ये फ़िश नहीं है, ये कॉइलेंटरेटा है। स्टार फिश है, ये भी फिश नहीं है, ये एक्टिनोडर्मेटा है। सिल्वर फिश, ये एक आर्थ्रोपोडा है, ये एक इंसेक्ट है। कटल फिश मोलस्का है। डेविल फिश, ये भी मोलस्का है। क्रे फिश, ये भी एक आर्थ्रोपोडा है। तो देखो, जेली फिश आपकी कॉइलेंटरेटा है, स्टार फिश एक्टिनोडर्मेटा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा और कटल और डेविल फिश मोलस्का। Which of the following pairs belong to cartilaginous fish? तो कार्टिलेजिनियस फिश यानी जिनमें कार्टिलेज है पूरा, वो आपकी शार्क एंड रे है। देखो, शार्क तो है ही है, साथ में रे आएगा। तो शार्क और रे कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं। इनका स्केलेटन फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बना होता है, बोन से नहीं, ठीक है। टूना हिल्सा एल, ये बोनी फिशेस हैं जिनमें हार्ड बोन स्केलेटन होता है। अब देखो, कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस में फ़र्क देखते हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस में क्या होता है? आपका एंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेज का। ओपरकुलम ये छोड़ो, ये आप अब इतना डीप में नहीं आएगा। स्मॉल शार्क इज स्पाइनी डॉग फिश। तो स्पाइनी डॉग फिश को एक छोटी स्पीशीज़ की शार्क है। नॉर्मल डॉग फिश को भी इंडियन डॉग शार्क बोलते हैं। कैटला क्या है? फ्रेश वाटर बोनी फिश है। ब्लू व्हेल तो आपको पता है लार्जेस्ट मैमल। फाइजेलिया कॉलेंटरेट है, ये तो कब से पढ़ रहे हैं फाइजेलिया का, तो कॉलेंटरेट है। ओहो, अब देखो, ब्लू व्हेल आपकी फ़िश नहीं है, ये मैमल है क्योंकि ये लंग्स से सांस लेती है, वार्म ब्लडेड है और बर्थ भी देती है। डॉग फिश आपकी ट्रू फिश है लेकिन कार्टिलेजिनियस क्लास में आती है। लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड देखें तो व्हेल शार्क होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डस डीएनए रेप्लिकेशन अकर? एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस फेज में। What are the spherical shaped bacteria called coccus? Which protozoa causes African sleeping sickness? African sleeping sickness किससे होती थी? Trypanosoma से। So collar cells are the characteristic features of phylum Porifera. Stringing cells are found in Coelenterata. What is the common name of Physalia? Portuguese man of war. Jellyfish a true fish? No, it is a phylum Coelenterata. Sharks belong to which class?
Drychithes. Which organ is absent in cartilaginous fish due to which they swim? Air bladder. To which of the vertebrates does a blue whale belong? Mammal. चलो अब रिवीजन देखते हैं. DNA replication phase in cell cycle, S phase. Rod shaped bacteria, Bacillus. Flagellated protozoa, Trypanosoma. Cells lining in sponges, collar cell. स्टिंगिंग सेल्स हाइड्रा में होते हैं. इंजेक्शन और इजेक्शन माउथ से होता है हाइड्रा में. फाइजेलिया कॉलेंटरेटा है. 0% स्केलेटन, जेली फिश. पेयर ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश, शार्क एंड रे. स्पाइनी डॉग फिश, स्मॉल शार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लास्पर्स आर प्रेजेंट इन. तो क्लास्पर्स होते हैं आपके मेल शार्क के अंदर. क्लास्पर्स क्या होते हैं? ये एक मेल कार्टिलेजिनियस फिशेस हो के पेल्विक फिन्स पर पाए जाने वाले कॉम्पुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं. तो आप बस इतना याद रखो, क्लास्पर्स इज इन मेल शार्क. फीमेल शार्क में क्लास्पर्स नहीं होते. बोनी फिशेस में एक्जैक्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इनमें क्लास्पर्स एब्सेंट होते हैं. तो देखिए, जो आपकी कार्टिलेजिनियस फिशेस होती है उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. मेल ऑर्गन पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स. नेचर मोस्टली वाइवेप्रस यानी बच्चों को जन्म देती है. बोनी फिशेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, क्लास्पर्स एब्सेंट होती है. मोस्टली ओवीपैरस यानी कि अंडे देती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश. तो ट्रू फिश कौन सी नहीं है? तो गाइस, सिल्वर फिश इज नॉट अ ट्रू फिश. सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, बल्कि एक विंगलेस इंसेक्ट है. बेचारा इंसेक्ट है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. ये अक्सर पुरानी किताबों और कपड़ों में छोटी सी सिल्वर कलर की दिखती है, जिसको हम वो क्या कहते हैं, पिस्सू. ये आपका पिस्सू देखा है ना, पिस्सू, यही आपका सिल्वर फिश है. सो फिश आपका प्रिस्टीज, हैमर फिश, हैमरहेड शार्क, सकर फिश, ये तीनों ट्रू फिशेज हैं. तो ट्रू फिशेस हार्ट 2 चैम्बर का होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, और रेस्पिरेशन गिल्स से होता है. फॉल्स फिश आपकी होगी सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा. जेली फिश कॉलेंटरेटा, स्टार फिश एगिनोडर्मेटा, कटल फिश मोलस्का, डेविल फिश मोलस्का, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा. मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन. तो सबसे ज़्यादा रिब्स होती है हमारी स्नेक के अंदर, तभी तो उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. स्नेक्स यानी कि हमारे सांप में सबसे ज़्यादा रिब्स पाई जाती हैं, लगभग 200 से 400 पेयर या 400 से 800 सिंगल रिब्स. इसका रीज़न उनका बहुत लंबा वर्टिब्रल कॉलम होता है. ये रिब्स उन्हें बिना पानव के क्रीपिंग मूवमेंट यानी बिना पाँव के क्रीपिंग मूवमेंट में हेल्प करती है. ह्यूमंस में 12 पेयर्स होते हैं और इसमें देखो 200 से 400 पेयर्स हैं. रैबिट या वेल नॉर्मल मैमेलाइन लिमिट्स में होते हैं. कॉकरोच इनवर्टिब्रेट है, इसमें रिब्स होती ही नहीं है. तो रिब्स का फंक्शन क्या होता है? ये इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि हार्ट और लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करना और ब्रीदिंग में असिस्ट करना. स्नेक्स में आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्टिब्रे और रिब्स होते हैं. बर्ड्स में आपकी बोन्स हॉलो होती हैं ताकि बॉडी लाइट वेट रहे और उड़ने में हेल्प मिले. और मैमल्स में आपका नेक रीजन में हमेशा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, जिराफ से लेकर ह्यूमन तक 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक. तो सी स्नेक, ट्री स्नेक, ब्लाइंड स्नेक ये तो हैं, लेकिन ग्लास स्नेक कोई नहीं होता. तो ग्लास स्नेक इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक. तो ग्लास स्नेक इज़ एक्चुअली नॉट अ स्नेक, बल्कि एक लेगलेस लिजर्ड होती है, यानी बिना टांगों वाली छिपकली. इसकी टेल इतनी फ्रेजाइल होती है कि पकड़ने पर कांच की तरह आसानी से टूट जाती है, तो इसलिए इसको ग्लास स्नेक कहते हैं. आप इसकी पूंछ पकड़ोगे वो टूट जाएगी, तो इसलिए इसको ग्लास स्नेक कहते हैं. और हाथ पैर नहीं होते तो स्नेक जैसी ही लगती है ना. सी स्नेक आपका, ट्री स्नेक और ब्लाइंड स्केल, ये तीनों ट्रू स्नेक्स हैं. तो क्लास रेप्टिलिया इसको छोड़ो, आप आगे देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो वेल्स आपकी वार्म ब्लडेड होती है. आओ समझते हैं वार्म ब्लड क्या होता है.
तो वेल्स मैमल क्लास से बिलोंग करती हैं, इसलिए वार्म ब्लडेड यानी एंडोथर्मिक होती हैं। इनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। बाकी शार्क, एलाइड्स, ड्रैको यानी कि फ्लाइंग लिजर्ड, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अब हम वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल समझते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल यानी कि एंडोथर्मिक, बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे कि हमारी बर्ड्स और मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड यानी कि एक्टोथर्मिक, बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस यानी कि मेंढक वगैरह, रेप्टाइल्स, छिपकली, सांप, crocodile is not a reptile. Crocodile is not a reptile, it's a mammal. Or a crocodile is a reptile. No, crocodile is a mammal. Okay. Which part becomes modified as the tusk of elephant? The second incisor. हाथी यानी कि एलिफेंट के जो दो बड़े बाहर निकले हुए दांत होते हैं, उसको वो उनके ऊपर अपर सेकंड इंसीजर का मॉडिफिकेशन होता है। ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, अपर सेकंड इंसीजर का। कैनाइंस, एलिफेंट में कैनाइंस नहीं होते। टाइप्स ऑफ टीथ देखें, इंसीजर्स यानी कि काटने वाले दांत, कैनाइंस फाड़ने वाले दांत। कैर्निवोरस में बड़े बड़े होते हैं, जबकि नोकीले दांत होते हैं ना, ये कौन, जैसे ये और ये आपका ऐसे एक नोकीला दांत होता है ना, वो आपके कैनाइंस होते हैं। प्री मोलर और मोलर पीछे वाले दांत होते हैं, पीसने वाले दांत, ठीक है। ह्यूमन एडल्ट में 32 दांत होते हैं। एनामल, ह्यूमन का हार्डेस्ट सब्सटेंस टूथ एनामल होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? तो सबसे बड़ा मैमल है हमारा वेल। तो ब्लू वेल जो है धरती पर रहने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैमल और ओवरऑल सबसे बड़ा एनिमल है। इसका वेट लगभग 150 से 180 टन तक का होता है। एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा लैंड मैमल है। डायनासोर तो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल था, मैमल नहीं था। देखो, लार्जेस्ट लिविंग मैमल ब्लू वेल, लार्जेस्ट लैंड मैमल अफ्रीकन एलिफेंट, टॉलेस्ट मैमल जिराफ, स्मॉलेस्ट मैमल बम्बली बी बैट, एग लेइंग मैमल डक बिल्ड प्लेटिपस या एकेडाइना, स्पाइनी एंड टीटर, ठीक है। Which phenomena do bats or dolphins use to find prey, predators और obstacle? तो आपको पता है ये करते हैं इकोलोकेशन। तो बैट्स यानी कि हमारे चमगादड़ और डॉल्फिन्स हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जब ये वेव्स किसी प्रे या ऑब्स्टैकल से टकराकर वापस आती है तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और साइज़ ये लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी टेक्निक को इको लोकेशन कहते हैं, यानी कि इको से उन्हें पता चल गया कि ये क्या लोकेशन है, ठीक है। तो ह्यूमन की एबिलिटी रेंज तो आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अल्ट्रासाउंड आपकी साउंड फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होती है। तो बैट्स नाइट में नेविगेट और हंट करने के लिए मदद करती है आपकी ये साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। डॉल्फिन्स मडी वाटर में डायरेक्शन और प्रे ढूंढने के लिए, और सोनर टेक्नोलॉजी इसी इको लोकेशन प्रिंसिपल पर काम करती है। सोनर टेक्नोलॉजी, सोनार। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है बताओ? बैट, क्योंकि बैट एक मैमल है ना, बैट एक मैमल है इसलिए ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, उड़ने वाला अकेला मैमल है। शार्क, स्नेक, क्रोकोडाइल ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मैमेलिया, की फीचर्स ऑफ क्लास मैमेलिया देखते हैं। मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। हेयर होते हैं स्किन पर, बॉडी पर बाल होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ आउटर ईयर। 4 चैम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेशन होती है और वार्म ब्लडेड होते हैं। नेचर में मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग मैमल? हमें पता है कौन है, बैट, चमगादड़। ओ गॉड, बैट यानी हमारा चमगादड़ जो है पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मैमल है जो ट्रू फ्लाइट यानी कि उड़ने की क्षमता रखने के काबिल है।
इनके विंग्स एक्चुअली मॉडिफाइड स्किन मेम्ब्रेन्स होते हैं जो फिंगर्स के बीच होते हैं। वेल आपका एक्वाटिक मैमल है। स्पाइनी एंट ईटर एग लेइंग मैमल है। मैमेलियन अडेप्टिव क्लासिफिकेशन, फ्लाइंग मैमल बैट, aquatic mammal whale, dolphin, seal, walrus, egg-laying mammal platypus और echidna, pouched mammal कंगारू, premature baby को पाउच में रखता है ना। चलो कुछ expected question, claspers are found in which type of animal? Male cartilaginous fish. Is silverfish a true fish? No, it is an insect. आपके पिस्सू सिल्वर कलर के होते हैं ना और आपके किस शेप में होते हैं? फिश की शेप में ही होते हैं। विच एनिमल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स? स्नेक। ग्लास स्नेक इज एक्चुअली विच टाइप ऑफ एनिमल? लेगलेस लिजर्ड। विच एनिमल ग्रुप इज अ वार्म ब्लडेड अमंग फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एम्फीबियन? बर्ड्स आपके। एलिफेंट टस्क्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच टीथ? अपर सेकेंड इंसीजर। Which is the largest living mammal? Blue whale. Which technique is used by bats to fly in dark and catch prey? Echolocation. Name the only mammal capable of true flight? Bat. Subclass of mammal lay eggs instead of giving young ones? Monotremes, जिसके example है platypus और echidna. Claspers present in male shark. Not a true fish, silverfish. Maximum number of ribs, snakes. Not a true snake, glass snake. Warm blooded animal, whale. Elephant tusk modification, incisor. Largest mammal, blue whale. Phenomenon used by bats, echolocation. Warm blooded animal, bat. Only flying mammal, bat. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग लेइंग मैमल? तो अभी हमने देखा स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी एंट ईटर जिसे हम एक्डीना या फिर डक बिल्ड प्लैटिपस, दुनिया के ऐसे अनोखे मैमल हैं जो बच्चे देने की बजाय अंडे देते हैं। इन्हें प्रोथेरिया या मोनोट्रेमीज ग्रुप में रखा जाता है। बैट, लीफी एंट ईटर, वेल, ये तीनों वाइवेप्रस मैमल है, यानी कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, मैमल्स को रिप्रोडक्शन के बेस पर हम 3 ग्रुप्स में तोड़ते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया यानी कि ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जैसे कि प्लैटिपस, एक्डिना, स्पाइनी एंट ईटर। मेटाथेरिया अंडर डेवलप्ड बच्चों को बर्थ देते हैं और अपनी पाउच में रखते हैं, जैसे कि कंगारू, कोला। यूथेरिया फुली डेवलप्ड बच्चों को बर्थ देते हैं, यानी कि ह्यूमन, वेल, एलिफेंट्स, बैट्स। Okay. In which of the following group of animals food is ingested with the help of pseudopodia? तो ये तो हमें पता है, ये प्रोटोजोआ में होता है जिसमें आपका अमीबा वगैरह आते हैं। प्रोटोजोआ ग्रुप के एमीबॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा फूड इनटेक और लोकोमोशन के लिए टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। पॉरीफेरा तो आपको पता है वो स्पॉन्ज वाले ऑस्टियो और कॉलर सेल द्वारा वाटर करंट से फूड फिल्टर करते हैं। कॉलेंटरेटा टेंटेकल्स और साइनोडाइसिस यूज़ करते हैं। एनालीडा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा फूड करता है। तो एनालीडा में तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कॉलेंटरेटा जो पढ़ रहे थे अभी आपके, जिसमें स्टार फिश वगैरह आती हैं, ये टेंटेकल्स से करते हैं और पॉरीफेरा आपके कॉलर सेल से। चलो अमीबा का देखिए फीडिंग मैकेनिज़्म। तो अमीबा फूड पार्टिकल को पहले सेंस करता है, फिर सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके फूड के चारों तरफ घेर लेता है, फिर फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग कहते हैं। ठीक है। वेक्टर ऑफ काला अज़ार इज़ सैंड फ्लाई। क्या है क्वेश्चन है, समझें। काला अज़ार बीमारी का वेक्टर यानी फैलाने वाला कीड़ा, यानी काला अज़ार एक बीमारी का नाम है और इसको कौन फैलाता है? इसको फैलाते हैं आपकी सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट करती है। टेसी फ्लाई या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को फैलाती है। मॉस्किटो आपकी मलेरिया और डेंगू फैलाता है।
हाउस फ्लाई से आपको टाइफॉइड और कॉलेरा फैलाने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो। काला आज़ार आपके सैंड फ्लाई से होता है, बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन को टारगेट करती है। डिजीज़ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपको टसी फ्लाई से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? तो अपना पाइथन इज अ नॉन पॉइजनस, दैट इज वाई इज अ पाइथन। पाइथन एक अजगर होता है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। ये अपने प्रे को जहर से नहीं बल्कि अपनी बॉडी के सफिकेटिंग स्क्वीज यानी कि एकदम लपेट लेता है और उससे उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। कोबरा, क्रेट और वाइपर ये तो हाईली पॉइजनस स्नेक होते हैं। ठीक है, वेनेमस स्नेक देखिए यानी जहरीले सांप, इनके पास फैंग्स होते हैं यानी जहर देने वाले दांत होते हैं और पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाला कोबरा और क्रेट, हेमोटॉक्सिक यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय करने वाला वाइपर्स। नॉन वेनेमस स्नेक में आपके पाइथन हो गया, रैट स्नेक हो गया और ब्लाइंड स्नेक हो गया। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया? तो एनिमेलिया में आपके सेल वॉल नहीं होते, एनिमल्स में सेल वॉल थोड़ी ना होते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में के किसी भी मेंबर की सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंगी, एल्गी और बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते इसलिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, सभी एनिमल मल्टी सेल्ड होते हैं इसलिए ये भी है। यूकैरियोटिक सेल, कंप्लीट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज होते हैं इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं। 5 किंगडम की समरी देखो, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। देखो एनिमेलिया तो आपको पता चल गया, एनिमल्स जिसमें आते हैं, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, सेल वॉल नहीं होगी और हेट्रोट्रॉफिक होंगे। अब प्लांटे यानी प्लांट्स वाले, प्लांट सेल्स भी आपके डेवलप्ड होते हैं यानी यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फंगी ये भी यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और सेल वॉल इनकी काइटिन की होती है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मोनेरा प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय? तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आपके कार्लस लिनेयस ने। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम वाली साइंटिफिक सिस्टम देने वाला साइंटिस्ट कैरोलस लिनेयस थे। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनेयस, नाम देने वाला लाइना। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। ग्रेगर मेंडल ने फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जी फॉर जेनेटिक्स, जी फॉर ग्रेगर। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं? हर साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम यानी पहला वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर्स में होता है। साइंटिफिक नेम लैटिन ओरिजिन से होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जैसे ह्यूमन फॉर्म लिख सकते हैं होमो सैपियंस। फ्रॉग का हो गया राना टाइग्रिना, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनालिडा लाइक अर्थवॉर्म आर? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि एनालिडा में कैसे होते हैं? तो हमने पढ़ा था इसमें होते हैं नेफ्राइडिया। तो फाइलम एनालिडा जैसे कि केचुआ हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गई, में नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करने के लिए नेफ्राइडिया कहते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स अपने फ्लैटवर्म्स और टेपवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मैलिफिगियन ट्यूब्स आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनीज हमारे वर्टेब्रेट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चलो अब ये मेरा 1 मिनट पेन नहीं चल रहा इसलिए मैं आपको ऐसे करा रही हूँ। प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी कि टेपवर्म, इसके होते हैं फ्लेम सेल्स। राउंड वर्म्स के होते हैं एच शेप्ड कैनाल। एनालिडा यानी कि हमारे अर्थवर्म के होते हैं नेफ्राइडिया।
आर्थ्रोपोडा का होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन, झींगा, इनके होते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, ये ग्रीन ग्लैंड्स। मोलस्का, मोलस्का कौन हो गए आपके, ये अपना यार मोलस्का अभी ऑक्टोपस वगैरह जो होते हैं आपके, इसमें कैबर्स ऑर्गन और वर्टिब्रेज में किडनीज। एक बार दोबारा पढ़ लो, जितना याद हो जाए रख लेना। प्लैटीहेल्मिन्थीज टेपवर्म जैसे फ्लेम सेल। एस्क्लेमिन्थीज राउंड वर्म रेनेट सेल्स। एनेलिडा के नेफ्राइडिया। आर्थ्रोपोडा के मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस के एंटीनल ऑर्गन्स। मोलस्का के कैबर्स ऑर्गन। वर्टिब्रे में होती हैं किडनी। Which of the following phyla possesses chitinous exoskeleton? तो वो हो गया आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इनके बॉडी के बाहर टफ प्रोटेक्टिव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है। मोलस्का में आपका कैल्शियस सेल्स होता है। आइकोनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन होती है। चलो लार्जेस्ट, अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में समझेंगे। लार्जेस्ट फाइलम होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होता है यानी कि जॉइंट, फीट्स और लेग। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, बॉडी इसमें डिवाइडेड होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड विदाउट हेमोग्लोबिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम हमारे एक्टिनोडर्मेटा में होता है। एक्टिनोडर्मेटा यानी कि स्टार फिश, सी अर्चिन, ठीक है। इसका सबसे यूनिक फीचर है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन यानी चलने में, फूड कैप्चर और रेस्पिरेशन तीनों में मदद करता है। वाटर कैनाल सिस्टम आपका होता है पोरीफेरा में, और वस्कुलर सिस्टम होता है एक्टिनोडर्मेटा में। एक्टिनोडर्मेटा को समझे, स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं यानी समुद्री पानी में मिलते हैं। एडल्ट में रेडियल सिमिट्री होती है, जबकि लार्वा स्टेज में बायलैटरल सिमिट्री, जैसे कि स्टार फिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ठीक है। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो फ्रॉग, लीजर्ड, स्नेक 3 चैम्बर वाले हैं। क्रोकोडाइल नहीं है गाइस। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होने के बावजूद रेप्टाइल क्लास का एक्सेप्शन है। तो देखो मैंने पहले बोलता क्रोकोडाइल मैमल है, बट यार क्रोकोडाइल ना आपका रेप्टाइल ही है, बट इसमें एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए इसको मैमल की तरह देखते हैं। क्योंकि देखो मैमल में भी 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, इसमें भी 4 चैम्बर्ड हर्ट है। बाकी फ्रॉग, लीजर्ड, स्नेक ये सब 3 चैम्बर्ड वाले हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। देखो अब 2 चैम्बर्ड हर्ट फिशेस में होता है, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन और रेप्टाइल में, 4 चैम्बर्ड आपका बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल में होता है। ठीक है। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेम ऑफ एग लेइंग मैमल अभी बताया, स्पाइनी एंटीटर कह लो या डक बी प्लैटिपस। विच पैरासाइट कॉजेज काला आजार, काला आजार पैरास, देखो वेक्टर तो हो गया आपका सैंड फ्लाई, अब पैरासाइट देख लो, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी। अब ये याद कैसे रखेंगे, बस याद रहा तो ऑप्शन देख के अगर याद आ गया तो बढ़िया बात है, वरना फिर कोई बात नहीं। नेम अ नॉन वेनेमस स्नेक, पाइथन। हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कार्लस लिनेनियस। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, नेफ्रीडिया। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इन आर्थ्रोपोड्स काइटिन का बना होता है। व्हाट वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन फाइलम, एक्टिनोडर्मेटा। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है, एक्टिनोडर्मेटा में होता है, जिसमें आपकी स्टार फिश वगैरह आते हैं। विच रेप्टाइल पोजेसेस 4 चैम्बर्ड हर्ट, क्रोकोडाइल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल, प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी फ्लैटवर्म में, फ्लैटवर्म फ्लेम सेल्स, ठीक है ना, प्लैटी फ्लैमी, फ्लैटी, प्लैटी फ्लैटी। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्विक रिवीजन, एग लेइंग मैमल, स्पाइनी एंटीटर या फिर प्लैटिपस। सूडोपोडिया, फूड इंजेक्शन, प्रोटोजोआ, अमीबा। वेक्टर ऑफ काला आजार, सैंड फ्लाई। नॉन पॉइजनस स्नेक, पाइथन। नॉट इन अ किंगडम एनिमेलिया, सेल वॉल।
Binomial nomenclature, Carolus Linnaeus. Excretory organ of annelids, Nephridia. Chitinous exoskeleton found in Arthropoda. Water vascular system, Echinodermata. Four-chambered heart, crocodile. Okay. Next question is, which of the following is responsible for red tide in ocean? तो जो रेड टाइड आती है ओशन के अंदर, तो रेड एल्गी नो नो नो, नॉट ग्रीन एल्गी, नॉट साइनोबैक्टीरिया, क्या करेंगे? डाइनोफ्लैगलेटस। तो समुद्र में पानी का लाल दिखना यानी रेड टाइड मुख्य रूप से डाइनोफ्लैगलेटास के रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है। ये पॉइजनस टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो मैरीन लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं। रेड एल्गी तो रोडोफाइसी ग्रुप के प्लांट लाइक एल्गी होते हैं, पर रेड टाइड कोस्टल ब्लूम्स डाइनोफ्लैगलेट्स से बनता है, रेड एल्गी से नहीं बनता। साइनोबैक्टीरिया तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो फ्रेश वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के डाइनोफ्लैगलेटस। तो डाइनोफ्लैगलेटस किंगडम प्रोटिस्टा के एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इनके पास दो फ्लैगला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। रेड टाइड का एग्जाम्पल है गोनियालक्स। रेड टाइड से निकला टॉक्सिन सैक्सीटॉक्सिन फिशेस और सेलफिश को किल कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बस आप इतना याद रखना कि लाल टाइड का जो रीज़न होता है वो डाइनोफ्लैगलेटस होते हैं और ये आपके पॉइजनस होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रख सकते हैं कि ये सैक्सीटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन निकालते हैं। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम इज, तो पैरामीशियम किस तरह से लोकोमोशन नहीं चलता है? तो पैरामीशियम चलता है सीलिया की मदद से। तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर हजारों छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम शीलिया। उनकी रिदमिक मूवमेंट से पैरामीशियम वाटर में स्विम करता है और फूड इनटेक करता है। सूडोपोडिया तो आपको पता है अमीबा की लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैगेला आपको पता है अग्लीना और ट्राइपोनोजोमा का लोकोमोटरी है। टेंटिकल्स हाइड्रा और जेलीफिश में होते हैं टेंटिकल्स। चलो अब पैरामीशियम के कुछ की फीचर्स पढ़ते हैं। स्लिपर लाइक शेप होती है, इसलिए इसको स्लिपर एनिमैल्क्यूल भी कहते हैं। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म में मिलता है, दो न्यूक्लियस होते हैं। साइलिएटेड प्रोटोजोआ का ग्रुप है। ठीक है, हाँ जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो प्लांट्स और एनिमल्स को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं उगलीना को। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है उगलीना। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है, पर डार्क में ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म हंट करके हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है। तो ये दोनों हैं, सनलाइट होगी तो खुद अपना खाना बनाएगा, सनलाइट नहीं है तो कीड़े खाएगा। तो यानी प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये तो प्योरली एनिमल ही हैं, है ना। तो उगलीना क्या है? प्लांट और एनिमल दोनों है। वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग सेल दोनों होता है। पेरीपैटस, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों होता है। चलो आप यही याद रखो, है ना, ये फिर आपको याद तो होंगे नहीं, पढ़ लो एक बार। आर्कियोपेट्रिक्स रेप्टाइल और बर्ड, बैलेनोग्लॉसस इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट्स, ये तीन ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, उगलीना, वायरस और पेरीपैटस। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म? तो जब आपका सिल्क वॉर्म का प्यूपा बन जाता है यानी कोकून स्टेज पर आपकी सिल्क प्रोड्यूस होती है। तो कमर्शियल सिल्क जो होती है वो प्यूपा स्टेज से ऑब्टेन होता है। लार्वा यानी कि जो कैटरपिलर का लार्वा होता है ना, वो स्पिनिंग द्वारा अपने चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस लिक्विड का कवर बनाता है जो हवा के कांटेक्ट में आकर सिल्क थ्रेड बन जाता है। इस कोकून को बॉयल करके हम सिल्क थ्रेड निकाला जाता है। तो आप कोकून को बॉयल करेंगे तो आपकी सिल्क थ्रेड आ जाएगी। लार्वा सिल्क ग्लैंड से प्रोटीन सिक्रीट करता है। ठीक है,
हार्वेस्टेशन कोकून या प्यूपा स्टेज पर ही होती है। तो सेरीकल्चर, देखो सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म की फार्मिंग करना, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोरी। तो आपसे सिल्क से क्या बना सकते हो आप, डोरी। तो डोरी यानी मोरी डोरी। प्राइमरी फ्रूट इनके होते हैं मलबरी लीव्स यानी कि शहतूत के पत्ते। एंड केमिकल नेचर देखें सिल्क की तो प्योर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो पर्ल आपका आता है ऑयस्टर से, जिसको आप पिंक टाड़ा भी कहते हैं। मोती यानी कि पर्ल आपके मोलस्का के पर्ल ऑयस्टर से द्वारा बनाया जाता है पिंक टाड़ा। जब कोई सैंड पार्टिकल या फॉरेन बॉडी स्किन के अंदर घुसता है, ऑयस्टर के स्किन के अंदर, तो ऑयस्टर उसके चारों तरफ एक मदर ऑफ पर्ल नेकर की लेयर सिक्रीट करके पर्ल बनाता है। ठीक है, तो पर्ल यानी मोती बनाने का काम होता है आपका किसका, एक मोलस्का फाइलम का एनिमल है ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर पिंक ताड़ा। ठीक है, पीला क्या होता है, पीला आपका एप्पल स्नेल होता है। सीपिया कटल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस तो आपकी डेविल फिश होती है। तो पर्ल कॉम्पोजिशन किससे बनते हैं, पर्ल आपके कैल्शियम कार्बोनेट से और कॉन्क्योलिंट प्रोटीन से। पर्ल ऑयस्टर स्पीशीज को क्या कहते हैं, पिंक ताड़ा वल्गरिस। फादर ऑफ पर्ल कल्चर कोकिची मिकीमोटो, जापान। तो जापान में आया था पर्ल कल्चर, तो जापान में आता है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है बायोलॉजी तो, है ना। चलो फिर भी एक बार आप देखो, आपको ये किसमें क्या है, बायोलॉजी में आपको सब रटना पड़ेगा, रटना। इसमें आप क्या समझोगे, अब पर्ल जो है वो पिंक ताड़ा ऑयस्टर प्रोड्यूस करता है, इसमें समझना क्या है, याद ही करना है ना। तो इसमें क्या होता है, इस जब याद करने नहीं हो तो आपको एटलीस्ट मैं बता रही हूँ पेपर से पहले पहले, है ना, इस वीडियो को एटलीस्ट 5 टाइम्स देखना है। जब आप देख लोगे ना तो आपको ऑप्शन से फिर याद आ जाएगा। पर्ल आप देखोगे ना, आप ऑप्शन से आप दिमाग में आपको आ जाएगा कि हाँ ये पिंक ताड़ा ऑयस्टर था, है ना। तो 5 टाइम्स अगर आप वीडियो देख लोगे तो फिर आपके तब भी याद नहीं होगा, कोई आपसे पूछेगा आप नहीं बता सकते, बट हाँ 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो आप ऑब्वियसली चूज़ कर पाओगे, है ना। देखो पर्ल कॉम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑयस्टर स्पीशीज पिंक ताड़ा, फादर ऑफ पर्ल कल्चर कोकीची कोकी। पर्ल कोके में हमने क्या लगाया, पर्ल, तो कोकीची मिकीमोटो। विच ऑर्गेनली इज नोन एज द ट्रैफिक कंट्रोलर, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है क्या है, गोल्गी अपैरेटस, पहले भी पढ़ाया है। तो गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडी कह लो, सेल के बने हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और करेक्ट डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने का भी काम करता है। इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर पैकेजिंग सेंटर बोलते हैं। बाकी अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये आपकी इंटरनल ट्रांसपोर्ट की पाइपलाइन है। राइबोसोम तो पता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का ऑर्गेनाइज करता है। तो अब हम समझते हैं गोल्गी बॉडी की कुछ डिटेल्स को। कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर की थी। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स में होती है। डायक्टियोसोम, लाइसोसोम और एक्रोसोम बनने में हेल्प करता है। ठीक है।